हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 1 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ थे इतने दिनों से। देखिए, दो कारण थे। पहला कारण तो देखिए ये था, सिस्टर के ट्विंस हुए थे, जिसमें से ये जो छोटे वाले हैं ये एनआईसीयू चले गए थे। तो परसों ये डिस्चार्ज हुए एनआईसीयू से, और शायद कल सिस्टर भी डिस्चार्ज हो जाए हॉस्पिटल से। तो एक कारण तो ये था जिसकी वजह से मैं 27 के बाद बिजी हो गया था। दूसरा कारण तो क्या था? दूसरा कारण था मुझे नाबार्ड सीरीज़ स्टार्ट करनी थी। जो नाबार्ड सीरीज़ मैंने लॉन्च की है 1 नवंबर से, 1 नवंबर को उसकी पहली वीडियो अपलोड हो गई है। उन लोगों को अवेलेबल है जिन्होंने इनरोलमेंट कर रखा है। तो नाबार्ड सीरीज़ भी स्टार्ट की है मैंने। ये था मेरा दूसरा कारण जिसकी वजह से करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी। लेकिन अब कंटिन्यू करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होंगी। साथ ही साथ जो पेंडिंग रह गई हैं उनको आने वाले कुछ दिनों में मैं डेट वाइज अपलोड कर दूंगा। अक्टूबर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला मंथ था मेरे लिए। हालांकि अब सब कुछ ठीक है, और नाबार्ड सीरीज़ के साथ साथ हम अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी रीस्टार्ट कर रहे हैं। जितनी भी पेंडिंग वीडियोज़ हैं मैं अपलोड कर दूंगा। आज नाबार्ड सीरीज़ का भी सेकेंड पार्ट अपलोड होना है शाम को। आज पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। CIC ऑफ इंडिया यानी इंडिया के नए CIC कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली इंडिया के नए CIC अपॉइंट हुए हैं यशवर्धन सिन्हा। ये देखिए, ये हैं यशवर्धन सिन्हा। रिसेंटली ये इंडिया के नए CIC अपॉइंट हो गए हैं। जो यशवर्धन सिन्हा हैं ये एक IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो ये बिमल जुल्का को रिप्लेस कर दिया है। विमल जुल्का को नहीं, बिमल जुल्का को रिप्लेस कर दिया है। राष्ट्रपति द्वारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त का अपॉइंटमेंट किया गया। पहले इनका टेन्योर जो है 5 ईयर्स था, लेकिन कुछ समय पहले एक संशोधन लाया गया जिसके तहत जो CIC होता है उसका टेन्योर घटाकर 3 ईयर्स कर दिया गया है। देखिए, यशवर्धन कुमार सिन्हा के साथ ही जो उदय मधुरकर हैं इनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो आप देखिएगा, यशवर्धन कुमार सिन्हा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और उदय माधुरकर ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं ये RTI एक्ट 2005 के तहत अपॉइंट होते हैं। यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूनिटी डे राष्ट्रीय एकता दिवस ये किस डेट को ऑब्जर्व किया गया? तो नेशनल यूनिटी डे ऑब्जर्व किया गया है 31 अक्टूबर को। हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था? 2014 में PM मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इस बार 7th नेशनल यूनिटी डे है जो 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। देखिए, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी याद में ये नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर 1875 को। कब? 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। इसीलिए हर वर्ष 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी यानी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है, तो आप वो भी याद रखिएगा। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी द्वारा एकता क्रूज सर्विस इसको किस स्टेट में हरी झंडी दिखाई गई है? तो रिसेंटली PM मोदी द्वारा गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात में एकता क्रूज सर्विस को हरी झंडी दिखाई गई है। नेशनल यूनिटी डे यानी 31 अक्टूबर को था, मैंने आपको बताया अभी। उस दिन PM मोदी गुजरात में थे। गुजरात में इन्होंने 17 प्रोजेक्ट नेशन को डेडिकेट किए यानी राष्ट्र को समर्पित किए। साथ ही साथ 4 न्यू प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन भी रखा। तो PM मोदी ने इसी दौरान एकता क्रूज सर्विस भी लॉन्च की। इसके अलावा कैक्टस गार्डन, ये आप देख पा रहे हैं, कैक्टस गार्डन भी PM मोदी ने लॉन्च कर दिया गुजरात में। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क ये भी PM मोदी ने लॉन्च किया। इसके अलावा जो सरदार पटेल का स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसके लिए डायनेमिक लाइटिंग सिस्टम भी इनॉग्रेट किया PM मोदी ने। तो ये सारे काम PM मोदी ने इनॉग्रेट किए हैं 31 अक्टूबर यानी नेशनल यूनिटी डे वाले दिन। कहाँ पे? गुजरात में। तो एकता क्रूज सर्विस और कैक्टस गार्डन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क इस पर लाइव जाने वाला इंडिया का पहला बैंक कौन बन गया है? तो इंडिया का पहला बैंक बन गया है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक इंडिया का पहला बैंक बन गया है जो RBI के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लाइव क्या होता है? देखिए, सारी बैंक अकाउंट में विड्रॉल या फिर डेबिट या क्रेडिट की सारी इंफॉर्मेशन RBI को प्रोवाइड करती हैं, लेकिन थोड़ा डिले के साथ।
क्योंकि अब इंडसइंड बैंक लाइव चला गया है, तो अब इंस्टेंटली यानी रियल टाइम अकाउंट की सारी ऑन इन्फॉर्मेशन आरबीआई को इंडसइंड बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली इंडसइंड बैंक इंडिया का पहला बैंक बन गया है जो आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इस तरह से जो इंडसइंड बैंक होगा वो एक FIP यानी फिनांस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पे कार्य करेगा। इंडसइंड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पुणे में। और वर्तमान में इसके MD एंड CEO कौन है? तो सुमित काटपालिया इसके MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहली है लिंगदोह लैंगरिन। कौन है? लिंगदोह लैंगरिन। ये देखिए ये हैं, मेघालय की एंटी यूरेनियम एक्टिविस्ट हैं लिंगदोह लैंगरिन। है नहीं थी, रिसेंटली इनका निधन हो गया। देखिए मेघालय में यूरेनियम माइनिंग जब स्टार्ट हुई थी तो उस समय उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन यानी मूवमेंट चलाया था लिंगदोह लैंगरिन ने। रिसेंटली इनका निधन हो गया, तो आप जरूर याद रखिएगा। दूसरे कौन है? महेश कनोडिया। ये हैं महेश कनोडिया, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। ये गुजरात से बिलोंग करते हैं, बीजेपी के MLA भी थे, लेकिन फेमस थे अपनी गुजराती सिंगिंग के लिए, यानी ये गुजराती सिंगर हैं महेश कनोडिया। रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIP द्वारा डेली बुक फेयर का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया? तो FIP मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स। इसके द्वारा डेली बुक फेयर्स का 26 कौन सा? 26 एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। FIP और प्रगति ई द्वारा मिलकर प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज होता है डेली बुक फेयर। तो प्रगति ई एक पोर्टल है, उसके साथ मिलकर FIP ने डेली बुक फेयर का 26 एडिशन ऑर्गेनाइज किया है। 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। तो आप याद रखिएगा, हर वर्ष दिल्ली के प्रगति मैदान में ये दिल्ली बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। FIP की बात करें तो हेडक्वार्टर तो इसका दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो FIP के प्रेसिडेंट हैं रमेश के मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 8 पर्सन्स और एंटिटीज को स्वाधीनता पुरस्कार 2020 से सम्मानित करेंगी? तो रिसेंटली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, कहाँ की? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अनाउंस किया है कि वो 8 लोगों और एंटिटीज़ को मिलाकर स्वाधीनता पुरस्कार 2020 से सम्मानित करेंगी। ये जो स्वाधीनता पुरस्कार 2020 है ये बांग्लादेश का हाईएस्ट अवार्ड है, आप याद रखिएगा। इसके तहत 5 लाख तक का कैश दिया जाता है और एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो रिसेंटली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो स्वाधीनता पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट करेंगी 8 पर्सन एंड एंटिटीज़ को। बांग्लादेश की बात करें तो कुछ समय पहले ही DG हार्ट पोर्टल लॉन्च किया गया था। DG हार्ट पोर्टल लॉन्च किया था, जो बलि वाले, जिनको कुर्बानी वाले जानवर कहते हैं, उनको सेल करने के लिए DG हार्ट पोर्टल लॉन्च किया था। बांग्लादेश मैप में देखिए, ये है मैप में बांग्लादेश। कैपिटल आप सभी को पता है यहाँ की, ढाका है। करेंसी क्या है? टका। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के UT बनने के बाद LAHDC के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो LAHDC मतलब लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके फर्स्ट चेयरपर्सन बन गए हैं तासी ग्यालसोन। कौन? तासी ग्यालसोन। ये देखिए, ये हैं तासी ग्यालसोन। लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के फर्स्ट चेयरपर्सन बन गए हैं। अगर ऐसे बात करें तो ये लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के 6th चेयरपर्सन हैं। यहाँ पर देखिएगा, तासी ग्यालसोन रिसेंटली लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी LAHDC के नए चेयरपर्सन बने हैं। लद्दाख की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को इसका यूनियन टेरिटरी के रूप में गठन हुआ। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह एंड कारगिल। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इसके? RK माथुर। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा मैपल ग्रुप को किस बैंक के 5 to 9.99% स्टेक एक्वायर करने की परमिशन दे दी गई है? तो RBI ने रिसेंटली RBL बैंक के 5 to 9.99% स्टेक एक्वायर करने की परमिशन दी है। किसको? मैपल ग्रुप को। देखिए मैपल ग्रुप पहले से ही इसने RBL बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, यानी प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर था। अब आप सोचेंगे प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर कौन होता है? प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर वो होता है कि जब दोबारा शेयर जारी किए जाएंगे तो सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो रिसेंटली मैपल ग्रुप ने RBL बैंक के 5.99% के आसपास
5 से लेकर 9.99% के आसपास स्टेक एक्वायर करने की परमिशन मांगी थी, तो आरबीआई में इसकी परमिशन दे दी है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, इसमें से कुछ भी वो एक्वायर कर सकता है। आरबीएल बैंक की बात करें तो 1943 में इसकी स्थापना हुई थी, काफ़ी पुरानी बैंक है। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। एमडी एंड सीईओ कौन है इसके, तो विश्ववीर आहूजा। नया क्वेश्चन है, आईआईएफएफबी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पोस्टुमसली यानी मरणोपरांत किसको सम्मानित किया गया है, तो आईआईएफबी मतलब इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन, इसके दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है ओमपुरी को। ओमपुरी का निधन हो गया था लगभग 1-2 वर्ष पहले। अब इनको पोस्टुमसली यानी मरणोपरांत आईआईएफबी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड लिया किसने है, तो नादिया पुरी जो इनकी वाइफ हैं उन्होंने लिया है। देखिए रिसेंटली बोस्टन यानी यूएसए में आईआईएफएफबी का 3rd एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ था, उसी दौरान ओमपुरी को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। इसके अलावा खास बात यह है, प्राइड ऑफ इंडिया स्पेशल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, आईआईएफएफबी इवेंट के दौरान। तो प्राइड ऑफ इंडिया स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है हमारे इंडिया के फेमस शेफ थे, उनका नाम क्या था, विकास खन्ना। विकास खन्ना को प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फिनांस न्यूयॉर्क बेस्ड एक फर्म है, इसने वर्ल्ड की 50 मोस्ट सेफेस्ट बैंक की लिस्ट जारी की थी, जिसमें एशिया में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट बैंक है डीबीएस, लगातार 12वें वर्ष। हालांकि वर्ल्ड में इसकी रैंक है 4th, यहाँ पर रखिएगा। बात करेंगे डीबीएस बैंक की, तो ये भले ही वर्ल्ड की 4th सेफेस्ट बैंक है, लेकिन वर्ल्ड की बेस्ट बैंक डीबीएस बैंक है, यहाँ पर देखिएगा। कुछ समय पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीडीसी द्वारा 1 लाख अंडर सर्व्ड वुमेन को डिजिटल स्किल प्रोवाइड करने के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की गई है, तो एनसीडीसी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इंडिया में 1 लाख अंडर सर्व्ड वुमेन को डिजिटल स्किल प्रोवाइड कर सकें। देखिए डिजिटल स्किल आज के समय में बहुत नेसेसरी है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए अगर आप डिजिटली स्किल नहीं हैं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा आज के टाइम पे। इवन पेमेंट के लिए भी आपको डिजिटली स्किल होना ज़रूरी है। तो उसको देखते हुए एनएसडीसी ने, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इंडिया की 1 लाख कितनी 1 लाख अंडर सर्व्ड वुमेन को डिजिटल स्किल प्रोवाइड किया सके। कुछ समय पहले ही माइक्रोसॉफ्ट और एनएसडीसी के बीच में एक टाई अप हुआ था, जिसके तहत इंडिया के 10 लाख यूथ को डिजिटल स्किल प्रोवाइड करना था। उसी के तहत ये 1 लाख अंडर सर्व्ड वुमेन आएंगी। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 1975 में, कब 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और इसके सीईओ कौन है, सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट ये बुक लिखी गई है सर्वप्रीत सिंह। सर्वप्रीत सिंह, याद रखिएगा, सर्वजीत सिंह नहीं, सर्वप्रीत सिंह ने नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट ये बुक लिखी है। इसमें जो 1984 के एंटी सिख राइट्स हुए थे उनके विषय में बताया गया है। नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट्स, इसको पेंगुइन द्वारा पब्लिश किया जाएगा, ये एक पब्लिकेशन है, आप सभी को पता है। तो सर्वप्रीत ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अनाउंस किया है कि वो श्रीलंका में अपने बिजनेस का क्लोजर कर रहा है, यानी कि सारे बिजनेस को वहाँ से समेट रहा है, तो रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक ने, किसने, आईसीआईसीआई बैंक ने अनाउंस किया है कि वो अपने श्रीलंका में सारे बिजनेस क्लोज कर देगा। काफ़ी समय पहले ही ये आईसीआईसीआई ने डिसीजन लिया था, क्योंकि श्रीलंका के कुछ ऐसे कानून थे जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक को वहाँ काम करने में दिक्कत हो रही थी। तो इसके चलते आईसीआईसीआई बैंक ने डिसीजन लिया है कि वो श्रीलंका में अपने सारे बिजनेस क्लोज कर रहा है। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने किस कंट्री में अनाउंस किया है कि वो अपने बिजनेस क्लोज कर देगा, तो आप ये भी याद रखिएगा, श्रीलंका में। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्या मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको ब्रुनेल 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस कंट्री में लोकेटेड है, तो मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड है भूटान में। इंडिया की मदद से भूटान मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है। रिसेंटली इसको ब्रुनेल 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि यूके के सिविल इंजीनियरिंग का टॉप मोस्ट अवार्ड है, यहाँ पे देखिएगा। तो ब्रुनेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, जिसको बना रहा है भूटान इंडिया की मदद से। अब बात करते हैं मांगदेचू प्रोजेक्ट की।
ये 720 मेगावाट का रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट है, मांगदेचू रिवर पे बन रहा है भूटान में। इंडिया इसमें असिस्टेंस कर रहा है। टोटल कॉस्ट कितनी है? 4500 करोड़। कितनी है? 4500 करोड़ की कॉस्ट है मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। बात करें भूटान की तो ये है मैप में भूटान। कैपिटल आप सभी को पता है थिम्पू है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है लोते शेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का हाईएस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर किस कंट्री द्वारा सेटअप किया जा रहा है? तो रिसेंटली चाइना ने अनाउंस किया है। चाइना ने अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड का हाईएस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर स्थापित कर रहा है। कहाँ पे? तिब्बत के लहासा में स्थापित कर रहा है 3656 मीटर की ऊंचाई पर। इसकी कॉस्ट क्या आएगी? 1.8 बिलियन। कितना? 1.8 बिलियन डॉलर। तो 1.8 बिलियन डॉलर की कॉस्ट से 3656 मीटर की ऊंचाई पर वर्ल्ड का हाईएस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर चाइना द्वारा स्थापित किया जा रहा है तिब्बत के लहासा में। सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? नेपाल को, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को, इसीलिए ये स्थापित कर रहा है। चाइना की बात करें तो कैपिटल आप सभी को पता है बीजिंग। करेंसी क्या है इसकी? रेनमिनबी। प्रेसिडेंट कौन है इस समय? शी जिनपिंग। अच्छा, ये जो कोविड-19 है ये कहाँ से हुआ था? वुहान वायरस, यानी वुहान से जो है डेवलप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? तो लगातार तीसरी बार, लगातार थर्ड टाइम बने हैं आदिल सुमारीवाला। ये देखिए, ये हैं आदिल सुमारीवाला। ये लगातार थर्ड टाइम एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। इनका नाम तो इम्पॉर्टेंट है ही है। दूसरा नाम इम्पॉर्टेंट है अंजू बॉबी जॉर्ज का। अंजू बॉबी जॉर्ज पहली महिला हैं जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज ये फर्स्ट वुमेन है जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं, हु बिकेम फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? अंजू बॉबी जॉर्ज। हालांकि प्रेसिडेंट बने हैं आदिल सुमारीवाला और थर्ड टाइम बने हैं। बात करें अगर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तो ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और मैंने आपको बता दिया कि प्रेसिडेंट कौन है इसके? आदिल सुमारीवाला। इसके अलावा ये दो और नाम इंपॉर्टेंट हैं, मधुकांत पाठक ये ट्रेजरर बने हैं और रविंदर चौधरी ये क्या बने हैं? जनरल सेक्रेटरी बने हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट टायर पार्क ये किस इंडियन स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो टायर पार्क का मतलब ये है जो यूजलेस टायर्स हैं उनको यूटिलाइज करते हुए एक देखने वाला बेहतरीन पार्क बनाया गया। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल में इंडिया का फर्स्ट टायर पार्क बनाया गया है। इसमें टायर्स का यूज़ किया गया है पार्क बनाने के लिए। इससे जो है आपका प्लास्टिक पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ मैप में देखिए, ये है वेस्ट बंगाल। कैपिटल कोलकाता है जो कि हुगली नदी के किनारे है। यहाँ की CM कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल किस लिए चर्चा में था? क्योंकि जो IT रिटर्नीज थे, माइग्रेंट वर्कर्स, उनके लिए कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया था उनको जॉब देने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में एक मातृ समृष्टि स्कीम भी लॉन्च की थी। क्या? मातृ समृष्टि स्कीम। और अब इंडिया का पहला टायर पार्क वेस्ट बंगाल में इनॉग्रेट किया गया है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।